नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत ने देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए देखिए, पूर्वांचल में दहशत का प्रतीक माने जाने वाला माफिया अतीक अब अतीत बन चुका है। पिछले शनिवार को 3 शूटर्स ने अतीक ब्रदर्स को मार गिराया। माफिया अतीक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके अत्याचार और जुल्म के निशान लंबे समय तक कुंभ नगरी यानी प्रयागराज की धरती पर मिलेंगे। उसके सताए हुए लोग एक एक कर सामने आ रहे हैं और अतीक की अपराध की कुंडली सामने रख रहे हैं। आज आपको अतीक के सताए हुए कुछ लोगों की कहानी बता रहे हैं। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहुबली के आगे घुटने नहीं टेके और डट कर उसका मुकाबला किया। अतीक का आतंक हुआ धड़ाम। 44 साल के माफिया राज का चैप्टर क्लोज। अतीक अहमद और उसका भाई मिट्टी में मिल गया। प्रयागराज में 44 साल से गायब अतीक की दहशत का चैप्टर क्लोज हो गया। प्रयागराज में अतीक की दहशत ऐसी थी कि कोई खुलकर बोल नहीं पा रहा था। जिसने भी मुंह खोला, अतीक और उसके गुर्गे दूसरी दुनिया में पहुंचा देते थे। लेकिन आज आलम जुदा है। माफिया अतीक के सताए हुए लोग खुलकर बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि अतीक ने कैसे उनके साथ अन्याय किया। 2016 में गोली चलाई। पहले दुपहिया गाड़ी आई, दुपहिया गाड़ी के बाद चरपहिया गाड़ी आई। वही कैसे अंदर ऐसे कॉलोनी के अंदर ऐसे तो कुछ लोग कॉलोनी के थे, मैं अभी नाम नहीं महसूस करना चाहती। तो मेरे गोली लगी, गंदी गंदी गाली देने लगे। अतीक उतरे और अशरफ गोली चलाए। मेरे गोली लगी पेट में, 2 गोली, एक गोली छील के चली निकल गई है। एक गोली दाहिना पैर में मेरे बेटा की लगी। छोटी से पोती लेके बैठी रहो, होली के दरमियान रहा। 2-1 रोज होली के रहा है, याद नहीं ना, इतवार का दिन रहा है, सुबह पहर का दिन रहा है, पौने लगभग 9 बजे का लगभग रहा है। फिर उसी महीने लदबद हो गए। फिर जो है तो उन्हें उमेश पाल आए और जो है तो जो कि आज दुनिया में नहीं है। इस बहादुर महिला को देखिए, नाम है सूरजकली। इसको अतीक एंड ब्रदर्स ने खूब सताया, लेकिन अतीक के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। 12 बीघा जमीन हड़पने के लिए अतीक ने काफी डराया धमकाया। सूरजकली पर हमला करवाया। उसकी पीठ पर कई गोलियां लगी, लेकिन सूरजकली नहीं मानी, मगर बच्चों की बात कहकर मारने की धमकी दी। तब सूरजकली ने माफिया अतीक के दिए गए सादे कागज पर अंगूठा लगा दिया। वह काहे बरे कहना ऐसा है कि तुम्हारे पति जैसे नहीं दिख रहे हैं, तो उसी तरीके अब अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप मुकदमा उठा लो, मुकदमा उठा लो चुपचाप की। और नहीं तो जो है तो तुम्हारे बच्चे और तुम नजर से नहीं आओगे। जैसे मुर्गी जब कर दिया जाता है, हलाल कर दिया जाता है, उसी तरीके हलाल कर दिया। सादा कागज में अपनाऊ के कहीं ना अदालत मेरे यहाँ लगती है। किसने बोला आपको? अतीक बोले। अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके अत्याचार और जुल्म के निशान लंबे समय तक प्रयागराज की धरती पर मिलेंगे। उसके सताए हुए लोग एक एक कर सामने आ रहे हैं और उसकी अपराध की कुंडली सामने रख रहे हैं। कमलेश कुमार पटेल और उनकी पत्नी राम सखी पटेल ने अतीक का खौफ बयां किया। इसलिए तोता बहुत खतरनाक आदमी है, लोग कहते हैं, और पुलिस थाना भी कहता था कि तोता बहुत खतरनाक है, जो कहे उसकी बात मान लो। मेरी ज़मीन थी, इन लोगों ने मेरा अपहरण करके ले गए और उसके बाद दर्जनों फायर किए,
छत पे ले गए और उसके बाद दहशत दिए, गाली गुस्सा दिए। उसके बाद कहा कि जब कहें ज़मीन जाके लिख देना, नहीं तो पूरे परिवार को मार देंगे। तो हम डरे हुए थे और हमारी ज़मीन राज्य सरकार के नाम थी, उसको इन लोगों ने ज़बरदस्ती बिकवाया और बेचा। इनके दस्तखत कराए, इनके फोटो खींचे। अतीक की क्राइम कुंडली के बारे में वैसे तो हर कोई जानता है, लेकिन अब उसका काला चिट्ठा एक एक कर सामने आ रहा है। एक एक कर अतीक की दहशतगर्दी के बारे में बता रहे हैं। ये है श्वेता शर्मा और उनके पति मोहनीश परवेज। दोनों पर अतीक के गुर्गों का कुप्रभाव पड़ा और जमीन हड़प ली। लेकिन अब जब अतीक की हत्या हो गई है और योगी आदित्यनाथ श्वेता शर्मा को भरोसा दिला चुके हैं, तो दोनों को उम्मीद है कि उनकी जमीन मिल जाएगी। 6 अक्टूबर 2022 को मेरे मामा ससुर और हस्बैंड दोनों को मोहम्मद आसिफ नाम का आदमी आता है और अतीक के नाम पे डरा के ये जो कहते हैं नुल्ला रोड वाली हमारी जो प्रॉपर्टी है, जिसका वैल्यू मेरे ख्याल से गवर्नमेंट वैल्यू 1,65,90,000 के आसपास है, उस पूरी ज़मीन को वो सिर्फ 20 लाख रुपए में एग्रीमेंट करवा लेता है गन पॉइंट में ले जाके, और ये बोलता है कि तुम्हारी बीवी को रायपुर से उठवा लिया जाएगा, उसको मरवा दूंगा अगर तू साइन नहीं करेगा तो। ये लोग डरा धमका के ले गए थे हमको और बोला कि चलो, नहीं तो फिर तुम्हारी बीवी को मार देंगे, ये कर देंगे। तो इन लोग यहीं घर ही से उठा के हमको, हमारे मामा को ले गए थे कचहरी। तो वहीं पे ये लोग सब मिल के हमसे साइन करवाया इन्होंने ज़बरदस्ती। पैसे नहीं दिए, इन्होंने 15 लाख का चेक दिया था और चेक के बाद इन्होंने जो 13 लाख था कैश ले लिया, इन्होंने वापस नकदी ले लिया। अब तफ्तील से पूरी कहानी बताते हैं। अतीक के गुर्गों ने किया जमीन पर कब्जा। प्रयागराज के नुरुल्लाह रोड पर श्वेता शर्मा के ससुराल की जमीन थी। ये जमीन बेहद ही प्राइम लोकेशन पर थी। 22 नवंबर 2022 को अतीक के गुर्गे पहुंचते हैं। श्वेता के पति मोहनीश और उनके मामा को गन पॉइंट पर उठा लिया। नुरुल्लाह रोड पर स्थित जमीन अपने नाम पर लिखवा ली। रोड पर बनी 4 दुकानें और पीछे बना मकान हड़प लिया। इस जमीन के एवज में अतीक के गुर्गों ने महज 2 लाख रुपए दिए। अतीक के आतंक से काफी लोग खौफ में थे। अतीक की भले ही हत्या हो गई है, मगर अभी कई सताए हुए लोग हैं जिसे मौत के बाद भी डर सता रहा है। अभी अतीक अहमद के आदमी जो हैं, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं मेरी हत्या न करवा दें। अभी वो लोग काफ़ी लोग बाहर टहल रहे हैं, 10-12 लोग हैं, और भी लोग हैं। अब तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा। इस तरीके से ऐसा माहौल बना हुआ है कि मुझे जाने में, हर जगह निकलने में डर लग रहा है। ये जब तक सारे जेल के अंदर नहीं चले जाते तब तक मुझे डर रहेगा, क्योंकि मेरी हत्या कभी भी हो सकती है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें अतीक और उसके गुर्गों ने सताया, मगर अब सभी को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही न्याय मिलेगा। उनकी हड़पी गई जमीन फिर से वापस मिलेगी। 1979 से पहले अतीक ने तांगा चलाया था, मगर बाद में जरायम की दुनिया में कूदा और देखते ही देखते अकूत संपत्ति का मालिक बन गया। माफियागिरी करते हुए अतीक लोकतंत्र के मंदिर में पहुंच गया। वो धर्म विशेष को खूब उकसाता था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने बताया था कि समाजवादी पार्टी में दंगे क्यों नहीं होते। इस मंच पर अभी के कांग्रेसी सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद थे। तब उसने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुसलमान सीना तान घूमते थे। जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में, और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे, और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। जब आप दुपक के घर में बैठे रहोगे तब कौन सा दंगा होगा। और ये सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब सपा की सरकार होती है, मुसलमान को यकीन रहता है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा, हमारे साथ नाइंसाफी न होगी, और वो कौम तरक्की करती है, अपने से तरक्की करती है। अतीक अब अतीत हो गया। दहशत का साम्राज्य ढह गया। प्रयागराज के लोगों में खुशी है और इसी के साथ उन्हें उम्मीद की किरण है कि जल्द ही उनकी हड़पी गई संपत्ति मिल जाएगी।
सचिन दुबे और विमल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट भारत 24। देखिए, योगी सरकार अतीक अहमद के बाद अब माफिया सफाई अभियान चलाने जा रही है और इसके लिए 61 माफिया की सूची तैयार की जा रही है, जिस पर सीएम योगी की मुहर लगनी अभी बाकी है। दरअसल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने में लगातार जुटे हुए हैं और इसके लिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना एक बड़ी प्राथमिकता है। और आज जब मुख्यमंत्री सामने आए तो उन्होंने कहा कि यूपी में कानून का राज है और आज प्रदेश के पेशेवर अपराधी डरे सहमे हैं। माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन प्लान। यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ। माफियाओं पर चलेगा सीएम का डंडा, अपराधी हो जाएंगे ठंडा। रडार पर 61 माफिया तैयार हो चुकी है लिस्ट। अतीक ब्रदर्स अब अतीत हो गए हैं। पिछले शनिवार को 3 शूटर्स ने दोनों भाइयों की हत्या कर दी। पुलिस कस्टडी में हुई हत्या की जांच की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इसको लेकर अपडेट ले रहे हैं। 6 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता संभाली थी, तब उन्होंने अपराधियों को साफ साफ कहा था, अपराध छोड़ दे या फिर यूपी छोड़ दे। अब जब माफिया अतीक का साम्राज्य ध्वस्त हो गया है, तो अब योगी सरकार प्रदेश के दूसरे माफिया पर एक्शन लेने की प्लानिंग कर रही है। अतीक अहमद के बाद सरकार अब माफिया सफाई अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए 61 माफियाओं की सूची तैयार की जा रही है, जिस पर सीएम योगी की मुहर लगना बाकी है। 61 माफियाओं की लिस्ट तैयार। शासन की तरफ से 50 नाम, पुलिस मुख्यालय की तरफ से 11 नाम तैयार। इसमें शराब माफिया, पशु तस्कर, वन माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया शामिल। गैंग को खत्म कर 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रदेश में पेशेवर अपराधी आज डरे सहमे हुए हैं। 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 2 बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को अपराध मुक्त करने का प्रण लिया है और अपने प्रण को धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। यूपी का सबसे बड़ा माफिया का साम्राज्य रह गया तो कई दूसरे माफिया जेल की हवा खा रहे हैं और जो बचे हुए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार ने पूरे तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत 24। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में और आगे बढ़ते हुए देखिए, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने हुए प्रदर्शन मामले की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी यानी NIA करने वाली है। दरअसल प्रदर्शन मामले में पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थकों से जुड़ी साजिश के इनपुट्स मिले हैं। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है और NIA ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज मामले को टेक ओवर कर लिया है। भारतीय उच्चायोग पर हमले की जांच। NIA करेगी साजिश की तफ्तीश। खालिस्तानी प्रदर्शन की जांच करेगी NIA। लंदन में पिछले महीने भारतीय उच्चायोग में तिरंगे का अपमान किया गया था, जिसे मोदी सरकार ने गंभीरता से लिया। अब इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA को सौंप दी गई है। भारतीय उच्चायोग पर हमला और तोड़फोड़ को लेकर NIA हर एंगल से जांच करेगी। 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर जो हंगामा हुआ था, अब उसकी जांच NIA करेगी। आज गृह मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है।
हम आपको बता दें कि भारत में अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसके विरोध में लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर लोग इकट्ठा हुए थे। यानी वो लोग थे जो खालिस्तान समर्थक थे। उन्होंने वहाँ पर काफ़ी हंगामा किया था। इतना ही नहीं, उत्तेजित लोगों ने तिरंगे को उतार दिया था, यानी यहाँ तिरंगे का भी अपमान किया था। भारतीय उच्चायोग पर जो तिरंगा लगा था उसको उतार दिया था। हालांकि इस पूरे घटना को भारत ने काफ़ी तीखी टिप्पणी की थी। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटेन एम्बेसी को भी इस मामले में अवगत करा दिया गया था। एनआईए इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी आखिर लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर जो हंगामा हुआ था, आखिर हंगामा किसके इशारे पे किया गया था, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। क्योंकि एनआईए को पता चला है कि इसमें भारतीय कुछ लोग भी शामिल थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का अंजाम दिया था। दरअसल भारतीय उच्चायोग पर प्रदर्शन के मामले में पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थकों से जुड़ी साजिश के इनपुट्स मिले हैं। इसके बाद एनआईए ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा दर्ज मामले को टेक ओवर कर लिया है। एनआईए करेगी साजिश की तफ्तीश। 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान तिरंगे का अपमान भी होते दिखा था। घटना के बाद मोदी सरकार सख्त है। गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यूएपीए और पीडीपीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मामले की जांच को हरी झंडी दे दी गई है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से जुड़े तार, हर एंगल से एनआईए करेगी जांच। खालिस्तानी आतंकियों की भूमिका देखने को मिली। खालिस्तान की भूमिका के बाद एनआईए की जांच जरूरी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका की जांच। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने हुई इस घटना को लेकर ब्रिटेन में भारतीय नागरिकों में भी गुस्सा देखने को मिला था। भारी संख्या में भारतीय उच्चायोग के बाहर एकत्रित हुए थे और तिरंगा लहराकर एकजुटता का एहसास दिलाया था। इन भारतीयों में सिख लोग भी शामिल थे। सभी ने भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाए थे। भारतीय उच्चायोग पर तिरंगे का अपमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीरता से लिया है। कुछ दिन पहले अपने समकक्ष ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री मोदी की टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत विरोधी तत्वों को लेकर गहरी आपत्ति जताते हुए इस मुद्दे को ऋषि सुनक के सामने उठाया था। ब्रिटेन में इस समय कुछ भारत विरोधी तत्व खुलेआम कानून को हाथ में ले रहे हैं, जो चिंताजनक है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के इस आपत्ति पर ब्रिटिश पीएम ने भारत को आश्वासन दिया था। लंदन में भारतीय उच्चायोग के हमले को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन में भारत के दूतावास की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी। मोदी सरकार का साफ मानना है कि तिरंगे का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही देश के दुश्मनों को भी किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए देखिए, खालिस्तानी कनेक्शन के आरोप में एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। इसके बाद उसे पंजाब के बठिंडा जेल से दिल्ली लाया गया और आज पटियाला हाउस अदालत में पेश किया गया। अदालत ने लॉरेंस को 7 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। माना जा रहा है कि लॉरेंस से एनआईए आतंकी गैंगस्टर कनेक्शन को लेकर के पूछताछ करेगी। उसे खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर के सवाल जवाब किए जाएंगे और राज उगलवाने की कोशिश की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें। 7 दिन की एनआईए रिमांड पर गैंगस्टर लॉरेंस बोलेगा, सारा राज खोलेगा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस को 7 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया। एनआईए अब लॉरेंस से सवालों का बौछार करेगी, उससे राज उगलवाएगी। एनआईए ने बिश्नोई से गैंगस्टर आतंकी कनेक्शन मामले में पूछताछ करेगी। दिसंबर 2022 में एनआईए ने 3 एफआईआर दर्ज की थी। एक एफआईआर में आतंकवादी संगठन और इंटरनेशनल बॉर्डर से हथियारों की तस्करी के बारे में लिखा गया था। एफआईआर में लिखा गया था कि किस तरीके से पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार हिंदुस्तान पहुंचाए जाते हैं। इन हथियारों को देश के कुख्यात माफिया सरगना और गैंगस्टर के पास भेजने की बात लिखी गई। सूत्रों की माने तो एनआईए की जांच में यह बात सामने आई थी कि
बबर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे प्रतिबंधित संगठन देश में मौजूदा नेटवर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लोग युवाओं को देश के खिलाफ भड़काने का भी काम कर रहे हैं। एनआईए की टीम लॉरेंस बिश्नोई इस हकीकत को समझने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से ये प्रतिबंधित संगठन देश के माफियाओं और गैंगस्टर के नेटवर्क का इस्तेमाल देश के खिलाफ कर रहे हैं। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के भटिंडा से लेकर आई। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कई सारे मामले हैं। पिछले 12 सालों में 36 आपराधिक मामले दर्ज, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में मामले दर्ज। लॉरेंस के खिलाफ 21 मामलों में जांच जारी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में आरोपी है। 4 मामले अकेले राजस्थान के हैं। जयपुर पुलिस ने 10 सितंबर 2021 को मामला दर्ज किया था। बिश्नोई पर जबरन वसूली और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था। पंजाब में बिश्नोई के खिलाफ 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गृह जिले फजीलका में 6, मोहाली में 7, फरीदकोट में 2 और अमृतसर मुक्तसर में 1-1 मामला दर्ज है। बिश्नोई ने अप्रैल 2010 में जराइम की दुनिया में कदम रखा। तब उसके खिलाफ चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस ने हत्या की कोशिश, फायर आर्म रखने और चोट पहुंचाने के 3 आपराधिक मामले दर्ज किए। अप्रैल 2010 में चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से दर्ज 2 मामलों में उसे बरी कर दिया गया, जबकि अक्टूबर 2010 में मोहाली पुलिस ने तीसरे मामले में उसे दोषी ठहराया। अब जब एनआईए ने बिश्नोई के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, तो जाहिर है जल्द ही आतंकी और गैंगस्टर कनेक्शन का खुलासा होगा और फिर जांच एजेंसियों को पता चलेगा कि हथियारों का सिंडिकेट कैसे चलता है और कैसे दुश्मन देश से हथियार भारत आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दुनिया का सबसे ताकतवर आर्थिक समूह यानी G20 इसे माना जाता है। फिलहाल इस अहम अंतर्राष्ट्रीय समूह के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भारत निभा रहा है। भारत को ये बड़ी जिम्मेदारी 1 दिसंबर 2022 को मिली थी। बतौर G20 अध्यक्ष भारत ने एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। देखिए देश के नाम जुड़ी इस बड़ी कामयाबी पर हमारी खास रिपोर्ट। भारत की अध्यक्षता में G20 बैठकों का शतक पूरा। G20 के बैनर तले वाराणसी में सदस्य देशों के मुख्य कृषि वैज्ञानिकों की बैठक आयोजित हुई। इसके साथ ही भारत ने G20 की अपनी अध्यक्षता में बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ये भारत की अध्यक्षता में समूह की 100वीं बैठक थी। इस उपलब्धि के बारे में बकायदा भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर जानकारी दी, जिसके मुताबिक 100वीं बैठक तक 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 41 शहर में G20 की 100 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक गोवा में दूसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक, हैदराबाद में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर दूसरे कार्य समूह की बैठक और शिलांग में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर नेताओं की बैठक आयोजित की गई। इस तरह से भारत 103 बैठकों का आयोजन कर चुका है। 16 नवंबर 2022 को पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर तक होगा G20 शिखर सम्मेलन। भारत 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष। G20 बाली शिखर सम्मेलन में 16 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। अध्यक्षता सौंपे जाने के बाद भारत की साल भर चलने वाली G20 अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुई। भारत इस साल 30 नवंबर तक G20 का अध्यक्ष है। G20 समूह की सबसे बड़ी बैठक सालाना शिखर सम्मेलन है। भारत की अध्यक्षता में G20 का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होगा। शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। ये वो मौका होगा जब दुनिया के तमाम विकसित देशों के राष्ट्र प्रमुख एक साथ भारत में जुटेंगे। दरअसल इस बैठक से पहले अलग अलग मुद्दों पर सदस्य देशों के एक्सपर्ट और मंत्री स्तरीय बैठकें होती हैं, जिसके जरिए सालाना शिखर सम्मेलन के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जा सके। विदेश मंत्रालय का कहना है कि शिखर सम्मेलन से पहले की तैयारियों को लेकर भारत जो भी बैठक कर रहा है, उसके जरिए G20 सदस्यों और अतिथि देशों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। G20 अध्यक्षता में 200 से ज्यादा मीटिंग होगी। भारत की अध्यक्षता के दौरान एक साल के दौरान कुल 200 से ज्यादा मीटिंग होनी है। ये बैठकें तकरीबन 60 शहरों में निर्धारित है। भारत की मेजबानी में अब तक हुई 100 से ज्यादा G20 मीटिंग को विदेशी मेहमानों और मीडिया ने बड़ी कामयाबी करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
देखिए, भारत ने दूर दराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए डिजिटल तरीकों को सक्रियता से अपनाया है। यहां अपनाई गई मोबाइल क्लिनिक की व्यवस्था पूरी दुनिया को राह दिखा सकती है। आपात स्थितियों से जूझ रहे देशों में इससे बड़ी राहत मिल सकती है। भारत की इस इजाद पर यूनिसेफ ने कसीदे गढ़े। यूनिसेफ ने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था ने भारत में अहम भूमिका निभाई। भारत की मोबाइल क्लिनिक पहल, दुनिया देख रही भारत का दम। यूनिसेफ ने पढ़े भारत के कसीदे। भारत की पहचान नई नई इजाद के लिए हो रही है। यही वजह है कि दूसरे देश भारत की कामयाबी को लेकर उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। भारत ने दूर दराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए डिजिटल तरीकों को अपनाया है। यहां अपनाई गई मोबाइल क्लिनिक की व्यवस्था पूरी दुनिया को राह दिखा सकती है। आपात स्थितियों से जूझ रहे देशों में इससे बड़ी राहत मिल सकती है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क के सीनियर एडवाइजर भी इस बात को मानते हैं। भारत दूसरे देशों को अच्छी राह दिखा सकता है। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की दूसरी हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग में हिस्सा लेने गोवा पहुंचे डॉक्टर लक्ष्मी एन बालाजी इस क्षेत्र में भारत के कदम की प्रशंसा कर रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मी एन बालाजी के मुताबिक भारत ने बच्चों के नियमित टीकाकरण समेत विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों के मोबाइल स्वास्थ्य पहल को अपनाया है। मोबाइल हेल्थ की प्रक्रिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर तक पहुंचाया है। इनमें टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और कुछ आवश्यक दवाओं की आपूर्ति तक शामिल है। बालाजी के मुताबिक महामारी के दौरान ऑनलाइन कंसल्टेशन, कोविड टीकाकरण और जांच जैसे कई डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाया गया। महामारी की चुनौतियों के बीच दूर दराज के क्षेत्रों तक कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था ने अहम भूमिका निभाई। बालाजी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं के बढ़ते प्रयोग के साथ ही डिजिटल दूरी को पाटने की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि हमें ध्यान देना होगा कि समाज में डिजिटल डिवाइड भी है। बड़ा वर्ग है जिसके पास फोन और इंटरनेट नहीं है। महिलाओं के मामले में ऐसा ज्यादा है, इस पर ध्यान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।